अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं फोबिक एंजाइटी की। तो फोबिक एंजाइटी का एक चीज़ तो मैंने आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दी कि ये ना किसी स्पेसिफिक सर्कमस्टांस से, इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांस से एसोसिएटेड होती है। तो अगर सिनेरियो में ये हो ना कि किसी खास काम से पहले उस इंसान को एंजाइटी होती है तो वो फोबिक अटैक्स होंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें ना फर्दर उसने टाइप्स बताई हुई हैं। उसने कहा कि एक हमारे पास होती है स्पेसिफिक फोबिक। इसकी ना सिर्फ आपको एक एक दो दो लाइनें पता होनी चाहिए इन टाइप्स के बारे में, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेंड पर हमने देखनी है ना, हर किस्म की एंजाइटी में वही मैनेजमेंट होगी, एग्रोफोबिया। अच्छा, एग्रोफोबिया का तो पता ही होगा आप लोगों को। अच्छा, स्पेसिफिक फोबिया क्या होता है? स्पेसिफिक फोबिया होता है कि किसी भी खास काम को करने से पहले जो डर लगता है। जैसे अगर किसी को जो है वो उड़ने से डर लगता है, जहाज़ में उड़ने से मतलब कि जहाज़ में बैठने से डर लगता है, हाइट से डर लगता है, ठीक है। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को जो है वो तंग जगह पर जाने से डर लगता है कि भाई तंग जगह पर होते हैं ना कुछ लोगों को, तंग जगह पर नहीं रह सकते, तंग घरों में नहीं रह सकते, तंग जगह पर नहीं जा सकते। तो इस तरह के जितने भी फोबियाज होंगे वो स्पेसिफिक फोबिया, क्योंकि वो किसी एक खास चीज़ को, कुछ लोगों को होता है कि भाई हमने लिफ्ट यूज़ नहीं करनी, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे फोबियाज होते हैं, हमने मूवीज़ में भी देखा है अक्सर। अब सोशल फोबिया क्या होता है? सोशल नाम से जाहिर है सोसाइटी से समझ लें या लोगों से, ठीक है। सोशल कंडीशंस से जो है ना वो उनको फोबिया हो रहा होता है, मतलब वो ज़्यादा लोगों से नहीं जाते। अब इनके आपने सिम्टम कैसे सोशल फोबिया के याद रखने हैं कि वो नए लोगों से बात नहीं करेंगे, नए लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं हैं जल्दी, वो ग्रुप्स में नहीं ना बात कर सकते, मतलब जहाँ पर 4 से 5 लोग खड़े हैं वहाँ से चले जाएंगे, वहाँ पे नहीं खड़े हो सकते, वहाँ पे बात नहीं कर सकते, वो फ़ोन कॉल्स पे बात नहीं कर सकते। इस तरह की जो सिम्टम होती है ना वो होती है सोशल फोबिया। उसके बाद अगर एगोराफोबिया ना, मोस्ट चांसेस होते हैं कि इसका सिनेरियो आ जाए। इसमें ये होता है कि जो पेशेंट होता है ना वो, ये उसको डर होता है कि वो अपने घर को, यानी अपनी जो उसका कंफर्ट प्लेस है, जो कंफर्ट जोन है, वो उसको छोड़कर क्राउडेड प्लेसेस पे नहीं जा सकता। मतलब उससे किसी जगह पर जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, किसी क्राउडेड या इवन कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना है, तो वो उसको एक डर होगा कि मैं अपने घर से, अपनी कंफर्ट जोन से, अपनी जगह से नहीं जाऊँगा ऐसी जगह पर। तो ये सारे फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर हो गए। पैनिक की बात कर लेते हैं। पैनिक में मैंने कहा था कि आपने याद रखने कुछ स्पेसिफिक नहीं होता, आपको सर्कमस्टांस नहीं मिलेंगे कि उस इंसान को जो है वो क्राउड से डर लगता है तो उसे वो अकेला बैठा बैठा भी पैनिक कर सकता है, ठीक है। इसमें अब होता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है। मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा जो ब्रीथ का मसला होता है ना वो होता है पैनिक अटैक्स में, ठीक है। शॉर्टनेस क्या हो गया है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, स्मूथनिंग हो सकती है, ठीक है, सांस उसका बंद हो रहा है, जैसे चॉकिंग हो सकती है इवन। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, पाल्पिटेशंस। तकरीबन ना हर किस्म की एंजाइटी के सिम्टम्स एक जैसे ही हैं, बस आपको कंडीशंस और जो स्टिमुलस है वो पता होने चाहिए। उसके बाद चेस्ट पेन उसको फील होगी, ठीक है, वही चीज़ें हैं ना सारी। स्वीटिंग, उसको पसीने आना शुरू हो जाएंगे। डिजीनेस, डिजीनेस हमने उसमें भी देखी थी जनरलाइज एंजाइटी में, ठीक है। उसके अलावा चिल्स, ठीक है, फ्लशेज हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फियर ऑफ डाइंग, पैनिक अटैक में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उसे लग रहा होता है कि कुछ हो जाएगा, कुछ होने वाला है, या मैं मर जाऊंगा, या मेरे साथ जो है वो कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, इस तरह। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिनेरियो आता है उसमें इसने फियर ऑफ डाइंग मेंशन किया हुआ है, या कुछ होने का कोई बहुत बड़ी जो है वो चीज़ होने का खौफ है, तो वो पैनिक अटैक है, ठीक है। उसको डर लग रहा है कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। और फोबिक में क्या है कि किसी चीज़ से डर लगता है, किसी काम को करने से डर लगता है, ठीक है। अच्छा, साइन और सिम्टम्स को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब हम एटियोलॉजी देखते हैं, मतलब क्यों होती है एंजाइटी, किसी को क्यों होना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसके जो कॉजेज होते हैं ना वो साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल भी हो जाते हैं, सोशल भी। आप लोगों ने देखा था जब हमने डिप्रेशन को देखा था, डिप्रेशन में भी यही था ना, साइकोलॉजिकल कॉजेज भी थे, सोशल भी थे, बायोलॉजिकल भी थे। तो यहाँ पर भी यही होता है। साइकोलॉजिकल क्या होता है कि उसको जो है ना साइको एनालिटिक इस टर्म से पता चल रहा है ना कि वो एनालिसिस करना शुरू कर देता है। वो क्या करता है, कुछ सिग्नल उसको मिलना शुरू हो जाते हैं कि भाई कोई खतरा है, मुझे सिग्नल आ रहे हैं किसी खतरे के, तो वो साइकोलॉजिकल मसला हो गया। दूसरा बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल में ये भी हो सकता है कि बिहेवियरल में क्या होता है कि उसको ना किसी स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई से, जैसे हमने ओपिक में देखा था, स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई से जो है वो खौफ आना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके बाद कोग्निटिव टेंडेंसी, मतलब कोग्निशन क्या होता है, सोचना, थिंकिंग प्रोसेस, जैसे हमने डिमेंशिया में देखा था। तो इसमें ये होता है कि वो ना सोचता रहता है, सोचता है जब वो, तो वो क्या करता है, वो फिर परेशान रहता है, ठीक है। तो वही होती है अबाउट प्रॉब्लम्स, इवन अगर प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली एग्जिस्ट भी नहीं कर रही होती तब भी वो
परेशान रहते हैं उन चीज़ों के बारे में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं सोशली क्या काज हो सकते हैं। तो सोशली आप खुद देखें क्या काज हो सकते हैं। या तो ये होगा कि कोई उसको अर्ली एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए होंगे, उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस या उसके अडल्टहुड में भी कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रही है। सेकंड चीज़ ये होती है कि स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट। अब स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स में क्या होता है, इसमें मोस्ट कॉमन जो आता है हमारे पास वो ये आ रहा होता है अनएम्प्लॉयमेंट, जो आजकल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट है या कोई एजुकेशन के हिसाब से कुछ ऐसी स्ट्रेस चल रही है या कुछ रिलेशन के हिसाब से ऐसी स्ट्रेस चल रही है। तो कोई भी स्ट्रेसफुल जो लाइफ इवेंट है उसकी वजह से एंजाइटी हो सकती है या कोई एक्सपीरियंसेस की वजह से भी हो सकती है। लास्ट चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो बायोलॉजिकल है। मतलब ठीक है किसी की लाइफ बिल्कुल ठीक चल रही है, कोई सोशली या साइकोलॉजिकल मसला नहीं है, लेकिन उससे बायोलॉजिकल कॉज की वजह से भी एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। वो होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स भी तकरीबन हमने हर चीज़ में देखा है कि जेनेटिक्स इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद होता है कि कोई न्यूरोबायोलॉजिकल यानी उसका कोई न्यूरोट्रांसमीटर का मसला। अब न्यूरोट्रांसमीटर कौन से हो सकते हैं, गैबा भी हो सकता है, नोरेपिनेफ्रिन भी हो सकता है और सेरोटोनिन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के भी मसले हो सकते हैं। उसके बाद हमें देखना है कि ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट भी मोस्टली पूछी जाती है ना कि मैनेजमेंट बताएं। तो मैनेजमेंट तो आसान है क्योंकि हमने CNS फार्मा में पढ़ी है। सबसे पहले तो देखते हैं मैनेजमेंट कितनी तरह की होगी। एक तो आपको उसको साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट करनी पड़ेगी उसकी, दूसरा आपको बायोलॉजिकल करनी पड़ेगी। साइकोलॉजिकल में जितनी भी थेरेपीज आपको नाम आते हैं ना आप वो लिख दें। काउंसलिंग सबसे पहले तो आ जाता है, उसके बाद CBT आ जाता है, CBT तकरीबन सब में लिख देनी है। उसके बाद बिहेवियरल थेरेपी आ जाती है क्योंकि हमने देखा कि बिहेवियरल कॉज भी होते हैं इसके, तो अगर हम बिहेवियरल थेरेपी करें तो वो सही रहती है। उसके बाद आ जाते हैं जी बायोलॉजिकल मैनेजमेंट की तरफ। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होती है कि आप उसको जो है, आप लोगों को CNS फार्मा में पढ़ा है कि जब जनरलाइज एंजाइटी होती है हम क्या देते हैं, बेंजोडाइजेपिन देते हैं। और पैनिक फोबिक अटैक्स में हम क्या देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स, जैसे TCS पढ़े थे हम लोगों ने और SSRI पढ़े थे। तो एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं पैनिक और फोबिक अटैक्स के लिए, और जनरलाइज के लिए यूजली बेंजोडाइजेपिन होती हैं। इसके अलावा आप लोग ये भी हमने बुस्पिरिन को भी हमने उसमें बेंजोडाइजेपिन वाले चैप्टर में पढ़ा था। उसके बाद मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ठीक है, ये भी आप दे सकते हो एंजाइटी के केस में। उसके अलावा आप एंटीसाइकोटिक्स भी दे सकते हो। तो इन सब ड्रग्स को जो है वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि आपको इन सब का पता है। इनके बारे में अगर वो 2-2 3-3 लाइनें आपसे पूछे भी तो आप लिख सकते हो, ठीक है।